हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके ऊपर हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है। हाँ, रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट, नाम्बी नारायणन जी के बारे में। ये मूवी 1 जुलाई 2022 को रिलीज़ हुई है और इसे प्रोड्यूस, डायरेक्ट और इनका रोल प्ले किया है आर माधवन जी ने। ये मूवी इनकी असली कहानी को बताती है, जो इनके साथ इतने सालों तक इनजस्टिस हुआ उन सबको ये मूवी बताती है। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आगे के वीडियो में। नाम्बी नारायण जी एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने इसरो के लिए काम किया है। नाम्बी नारायण जी एक ऐसे सच्चे देशभक्त जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। हालांकि ये बाद में निर्दोष साबित हो गए, लेकिन इसरो का विकास 15 साल पीछे चला गया। जिस टेक्नोलॉजी का पहला सक्सेसफुल टेस्ट 1999 में हो जाना चाहिए था, वो 2014 में हुआ, यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। हाँ, इनका जन्म तमिलनाडु के नगरकोइल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 12 दिसंबर 1941 में हुआ। इनकी शुरुआती शिक्षा डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। फिर मदुरई में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। ग्रेजुएशन के ही टाइम पे इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद से इनकी माँ काफ़ी बीमार रहने लगी। इनकी 2 बहनें हैं, तो काफ़ी कम उम्र में इन्हें अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास हो गया था और जिम्मेदारियों का बोझ भी काफ़ी कम उम्र में ही इनके ऊपर आ गया था। इंजीनियरिंग करने के बाद 1966 में इन्होंने इसरो के थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन पर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर अपना करियर बनाया। 1969 में नासा से फेलोशिप मिलने के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्हें एडमिशन मिला। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्सन में अपना मास्टर्स प्रोग्राम प्रोफेसर लुइगी क्रोको के सुपरविज़न में कंप्लीट किया। इन्हें नासा से ऑफ़र भी आया था, लेकिन इन्होंने नासा को नो कहा और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा लिए इंडिया वापस आए, लिक्विड प्रोपल्सन में एक्सपर्टाइज के साथ। इस समय तक इंडियन रॉकेटरी केवल सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर ही डिपेंड थी। फ्रांस से आई टेक्नोलॉजी की हेल्प से विकास इंजन बनाने वाली टीम को नारायणन जी ने ही लीड किया था। ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे हैं, तो इन्हें इस बात का आइडिया था कि अगर इंडिया को अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन है। उस टाइम तक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों के पास थी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को रशिया 235 करोड़ रुपए में इंडिया को बेचने के लिए तैयार हो गया। 1992 में डील भी साइन कर दिया था, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता था, तो रशिया को धमकाया कि अगर रशिया ने ये टेक्नोलॉजी इंडिया से शेयर की तो वो उसे सीक्रेट 5 लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर देगा। इस समय यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और रशिया कमज़ोर पड़ गया था, तो रशिया ने डील ऑफ कर दिया। ये एक बड़ा झटका था इंडिया के लिए, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया कि क्या हुआ अगर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। अगर क्रायोजेनिक इंजन मिल जाए तो हम उसकी हेल्प से और इंजन्स बना सकते हैं। 1994 में रशिया इस बात पर तैयार हो गया और 4 क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए डील साइन कर दिया। और क्रायोजेनिक डिवीज़न के हेड नारायणन जी थे और इनके हिसाब से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया में 1999 तक हो जाता। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। 30 नवंबर 1994 को नारायणन जी और उनके 2 साथियों को अरेस्ट किया गया और एस्पियोनेज चार्जेस लगाए गए, क्योंकि केरला पुलिस ने थिरुवनंतपुरम में एक मालदीवियन महिला मरियम रशीदा, जो कि एक जासूस थी, उसे पकड़ा था और उसने नारायणन जी और उनके साथियों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था कि जो रॉकेट इंजन्स इंडिया में आने वाले हैं उसके ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स नारायणन जी ने उसे दिए हैं पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसों के बदले में। नारायणन जी 50 दिनों तक जेल में रहे। इन्होंने खुद बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने शुरुआत में तो इनसे पूछताछ की और फिर इनसे इसरो के 2 टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर झूठे आरोप लगाने को कहा, लेकिन जब इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया
तो इन्हें फिज़िकली और मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि ये एट लास्ट हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इस दौरान इसरो ने भी नारायणन जी को सपोर्ट नहीं किया। उस समय इसरो के चेयरमैन रहे के कस्तूरीरंजन जी ने कहा कि इसरो लीगल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिसंबर 1994 में ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई को इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने से निर्दोष साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए नारायणन जी को कंपनसेशन के तौर पर देने का ऑर्डर दिया। असली इंसाफ तो इन्हें तब मिलता जब उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने इनके साथ गलत किया था। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाई कोर्ट से अपील किया और इसके बेसिस पर 2001 में केरला हाई कोर्ट ने इन्हें 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने का ऑर्डर किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच बैठाने का आदेश दिया और इनके साथ हुए मेंटल क्रुएलिटी के लिए 50 लाख रुपए देने का भी केरला गवर्नमेंट को आदेश दिया। तत्कालीन केरला गवर्नमेंट ने इन्हें 50 लाख की जगह 1 करोड़ 30 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट दिया। 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्ड ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ओर्मा कालोदे ब्रह्मणपदम। तो ये थी इनकी स्टोरी। आई होप आपको हमारे ट्रू पैट्रियट साइंटिस्ट नाम्बी नारायण जी की कहानी मेरे द्वारा पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। Till then, bye bye.